नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम अर्थशास्त्र और पर्यावरण में अंतर संबंध के विषय में पढ़ेंगे। यह हमारा पहला भाग है इस विषय पर। इसमें हम अर्थव्यवस्था के लिए पर्यावरण की उपयोगिता तथा आर्थिक विश्लेषण एवं आर्थिक नीति निर्माण में पर्यावरण के महत्व के विषय में पढ़ेंगे। साथ ही आर्थिक वृद्धि और विकास का पर्यावरणीय वस्तुओं की मांग और आपूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है तथा पर्यावरण विश्लेषण में अर्थशास्त्र का क्या महत्व है, ये भी हम जानेंगे। भाग 2 में पर्यावरणीय कुजनेट्स परिकल्पना के विषय में पढ़ेंगे और भाग 3 में हम सामग्री माल संतुलन दृष्टिकोण या मॉडल के विषय में पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं इस भाग को। अर्थव्यवस्था के लिए पर्यावरण की उपयोगिता। पर्यावरण एक अर्थव्यवस्था को 3 मुख्य रूपों में उपयोगिता प्रदान करता है। ये रूप हैं प्राकृतिक संसाधनों आदानों के आपूर्तिकर्ता के रूप में, पर्यावरणीय वस्तु या सुविधा की वस्तुओं के आपूर्तिकर्ता के रूप में, अपशिष्ट निपटान क्षमता के रूप में। संसाधनों या आदानों के आपूर्तिकर्ता के रूप में किस प्रकार से उपयोगिता प्रदान करता है? भूमि, पानी और कच्चे माल के भंडार उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण आदान हैं, संसाधन हैं। ये संसाधन अक्सर देशों के बीच भिन्न होते हैं। कुछ देशों में खनिजों का बड़ा भंडार होता है, जबकि अन्य के पास अच्छी कृषि योग्य भूमि होती है। इसलिए ये संसाधन विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को भिन्न भिन्न रूप में प्रभावित करते हैं। जिन देशों में अच्छी कृषि योग्य भूमि है, उनका जीडीपी में कृषि योगदान ज़्यादा होता है, कृषि आय का योगदान ज़्यादा होता है उनकी जीडीपी में, उनकी राष्ट्रीय आय में। खनिजों का बड़ा भंडार जिन देशों में होता है, उनमें खासकर औद्योगिक क्षेत्रों का ज़्यादा योगदान रहता है जीडीपी में। प्राकृतिक संसाधन या तो नवीकरणीय होते हैं जैसे कि पेड़, या गैर नवीकरणीय होते हैं जैसा कच्चा तेल। और ये वर्गीकरण नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय का जो वर्गीकरण है, जो अंतर है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह उत्पादन में संसाधनों के प्रबंधन के तरीके को प्रभावित करता है। इन दोनों ही संसाधनों के प्रबंधन के तरीके अलग अलग होते हैं। जो गैर नवीकरणीय संसाधन हैं, उनका केवल एक ही उपाय है कि हम उनको बहुत ही मितव्ययता के साथ में इस्तेमाल करें और उनके स्थान पर हम अक्षय ऊर्जा के स्रोत जो हैं, जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, उनका इस्तेमाल हम करें। जबकि जो नवीकरणीय संसाधन हैं, उनके प्रबंधन का तरीका यह है कि हम उनको भी हम सोच समझ के इस्तेमाल करें, लेकिन साथ ही साथ उनको हम उत्पन्न करने का तरीका ईजाद कर सकते हैं। उनको हम, यानी कि जैसे पेड़ काटते हैं तो पेड़ लगा सकते हैं पेड़ काटने की जगह पर, या इसी तरह से और भी जो नवीकरणीय संसाधन हैं, उनका जैसे ही हम इस्तेमाल करते हैं तो उनके लिए हम ये व्यवस्था करें कि वो तैयार हो जाए, यानी कि वो पुनः से निर्मित हो जाएं। इस तरह की व्यवस्था हम कर सकते हैं उनके संबंध में। इन संसाधनों का उपयोग उपभोक्ताओं के लिए वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण में मध्यवर्ती वस्तुओं के रूप में या उत्पादन क्षेत्र के लिए आदाओं के रूप में किया जाता है। लेकिन इन दोनों ही प्रक्रियाओं में, चाहे वो आदाओं के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा हो संसाधन, और चाहे वो मध्यवर्ती वस्तुओं के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा हो, जो उत्पादन प्रक्रिया है, इसमें अपशिष्ट उत्पादों का उत्पादन होता है। उत्पादन प्रक्रिया में भी और उपभोग प्रक्रिया में भी, दोनों में ही अपशिष्ट उत्पादों का उत्पादन होता है। उदाहरणार्थ, उपभोक्ताओं द्वारा उपभोग की जाने वाली बिजली का उत्पादन करने के लिए प्राकृतिक संसाधन कोयले का उपयोग किया जाता है, लेकिन इस प्रक्रिया में बिजली उत्पादन के साथ ही अपशिष्ट उत्पादों के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड भी पैदा होते हैं, और ये पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव डाल सकते हैं, बल्कि ये हानिकारक प्रभाव डालते हैं निश्चित तौर पर। पर्यावरण भूमि, जल, वायु, ऊर्जा संसाधन, कोयला, तेल, वन, खनिज और कई अन्य प्राकृतिक संसाधन प्रदान करता है, जो अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है। तो ये संसाधनों आदानों के आपूर्तिकर्ता के रूप में पर्यावरण की उपयोगिता थी एक अर्थव्यवस्था के लिए। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरणीय वस्तुओं या सुविधा वस्तुओं के आपूर्तिकर्ता के रूप में पर्यावरण की क्या उपयोगिता है, ये जानते हैं। पर्यावरण ऐसी सेवाएं प्रदान करता है जो सीधे उपभोक्ताओं द्वारा उपभोग की जाती हैं, जैसे हवा और जल। यह वन, वानिकी उत्पाद, जलाशय, नदियाँ और वन्य जीव आदि प्रदान करता है, जो मानव जाति के लिए आर्थिक भूमिका भी निभाते हैं। आर्थिक लाभ अर्थात बढ़ी हुई उपयोगिता या बढ़ा हुआ तुष्टिगुण सीधे पर्यावरणीय वस्तुओं के भंडार से मिलने वाली सेवाओं के उपभोग से प्राप्त हो सकते हैं। मतलब जो
वस्तुएं हैं, पर्यावरणीय वस्तुएं हैं, उनसे जो हमें सेवाएं मिलती हैं, जैसे हवा, जल है, पेड़ हैं, जानवर हैं या कोई दृश्य है, तो उनसे जो हमें लाभ मिलता है, जो उपभोग से हमें उपयोगिता प्राप्त होती है, वो हमें आर्थिक लाभ प्रदान कर सकती है, या ये कह लीजिए कि बढ़ी हुई उपयोगिता हमें दे सकती है। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां पर्यावरण समाज के लिए सुविधा लाभ प्रदान करता है। जैसे कुछ देश पर्यावरण से संबंधित मनोरंजक सेवाओं और पर्यटन के माध्यम से सुंदर परिदृश्य और सार्वजनिक लाभों से लाभान्वित होते हैं। पेड़ों के पर्यावरणीय स्टॉक, यानी कि पर्यावरण में जो पेड़ हैं उनका स्टॉक, वनों का स्टॉक, जलवायु विनियमन जैसी वैश्विक सेवाएं प्रदान करता है, क्योंकि पेड़ जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को श्वसन के रूप में ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। तो इस प्रकार से ये जलवायु नियमन में सहायता करता है, सेवाएं प्रदान करता है। दुनिया में मौजूद जैव विविधता से बहुत से लोगों को आनंद मिलता है और इसे पर्यावरणीय वस्तुओं के सार्वजनिक उपभोग का एक रूप भी माना जा सकता है। तीसरा जो रूप है, जिस रूप में पर्यावरण उपयोगिता प्रदान करता है अर्थव्यवस्था को, वह है अपशिष्ट निपटान क्षमता के रूप में। अपशिष्ट निपटान क्षमता, वेस्ट सिंक कैपेसिटी, उत्पादन और उपभोग के अपशिष्ट उत्पादों को आत्मसात करने, यानी कि उनको अपने अंदर समाहित करने और उन्हें हानि रहित या पारिस्थितिक रूप से उपयोगी उत्पादों में बदलने की पर्यावरण की क्षमता है। पर्यावरण अपने आप को स्वच्छ रखने के लिए गैर चक्रीय यानी कि निम्नीकरणीय अपशिष्ट उत्पादों को अपघटित करता है, यानी कि ऐसे अपशिष्ट उत्पाद, ऐसे कचरे को जो नष्ट होने वाला होता है, निम्नीकरणीय होता है, उसको ये अपघटित करता है और उन्हें वापस हानि रहित या पारिस्थितिक रूप से उपयोगी उत्पादों में परिवर्तित करता है। उदाहरण के लिए पेड़ अपनी पत्तियों का निपटान करते हैं, स्वयं विघटित होते हैं और पौधों के लिए जैविक उर्वरक में परिवर्तित हो जाते हैं। पर्यावरण उन सभी अपशिष्ट उत्पादों के लिए एक सिंक के रूप में कार्य करता है जो उत्पादन और उपभोग की प्रक्रिया का परिणाम होते हैं। आर्थिक क्रियाओं की प्रक्रियाएं अर्थव्यवस्था के स्वरूप से प्रभावित होती हैं। बाजारोन्मुखी आर्थिक प्रणाली अर्थात पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएं राज्य उन्मुख आर्थिक प्रणाली अर्थात समाजवादी, साम्यवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अधिक प्रदूषण की समस्याएं पैदा करती है। जो यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है वो अन्य अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अधिक प्रदूषण की समस्याएं पैदा करती है, क्योंकि अर्थव्यवस्था का जो स्वरूप है वो आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करता है। पर्यावरण न केवल अपशिष्ट उत्पादों से बल्कि कीटनाशकों, लकड़ी के संरक्षक, पेंट और स्नेहक जैसे रसायनों के जानबूझकर किए जाने वाले रिसाव से भी प्रभावित होता है। पूर्व औद्योगिक अवधि के दौरान वर्ष 1750 में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता जो थी वो 280 भाग प्रति मिलियन थी और इससे बढ़कर वर्ष 2000 में 380 भाग प्रति मिलियन हो गई थी। यानी कि लगातार जो है कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता गया है वायुमंडल में, वातावरण में। मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जैसी अन्य गैसों में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस प्रकार वातावरण में रसायनों की संरचना पर मानव गतिविधि का गहरा प्रभाव पड़ा है। वातावरण में इन बढ़ती सांद्रता से वैश्विक उष्णता, वायु प्रदूषण, तापमान वृद्धि और जल स्तर में वृद्धि जैसी समस्याएं पैदा हुई हैं। ग्लेशियर पिघलने लगे हैं। इसका परिणाम वातावरण और जलवायु परिवर्तन के रूप में सामने आ रहा है। पर्यावरण की आत्मसात करने की भौतिक क्षमता अर्थात कचरे को अवशोषित करने के लिए भूमि, पानी और वातावरण की भौतिक क्षमता जलवायु, वर्षा, हवा के पैटर्न और भौगोलिक स्थिति जैसे भौतिक कारकों से निर्धारित होती है। कचरे के बारे में सोचते समय हमें निम्नीकरणीय और संचयी प्रदूषकों के बीच अंतर करने की आवश्यकता होती है। यानी कि दो प्रकार के कचरे होते हैं, एक होता है निम्नीकरणीय यानी कि जो अपघटित हो जाता है और दूसरा है संचयी प्रदूषक जैसे कि प्लास्टिक और ई कचरा जो होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक सामान का जो कचरा होता है वह संचयी प्रदूषक होता है। तो इन दोनों को अलग अलग करना बहुत जरूरी है, ये वर्गीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है।
पर्यावरण की अपशिष्ट निपटान क्षमता की एक निश्चित उच्चतम सीमा होती है। यदि पर्यावरण में प्रदूषक अपशिष्ट पदार्थों का स्तर इस उच्चतम सीमा से आगे बढ़ जाता है तो पर्यावरण अपशिष्ट पदार्थों का पूर्णतः अवशोषण करने में असमर्थ रहता है और असंतुलित हो जाता है। हालांकि पर्यावरण अर्थव्यवस्था के लिए अपशिष्ट निपटान क्षमता के रूप में कार्य करता है, लेकिन इसकी भी एक सीमा है, इसकी भी एक हद है। उससे आगे अगर प्रदूषक अपशिष्ट पदार्थ जो हैं वो बढ़ जाते हैं तो ये उसको पूरी तरह से अवशोषित नहीं कर पाता और असंतुलित हो जाता है। जैसे कि आप देखते भी होंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह से जो है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। ये इसका कारण यही है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन है, जो कार्बन का उत्सर्जन है पर्यावरण में, वो पर्यावरण की अवशोषण क्षमता से अधिक है। इसलिए लगातार कार्बन का जो स्तर है वो बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर जो है वो लगातार बढ़ रहा है, जिससे वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है। इसका एक उदाहरण अन्य हो सकता है पानी में ऑक्सीजन का स्तर। यदि एक विशेष स्तर से ये ऑक्सीजन का जो स्तर है वो नीचे गिर जाता है पानी में, तो मछलियों व जलीय जीवों के लिए ये बेहद ही खतरनाक हो जाता है। पर्यावरण की अपशिष्ट निपटान क्षमता को सूत्र रूप में हम इस तरह से दिखा सकते हैं। ये समय t पर कोई निश्चित समय है, कोई निश्चित अवधि है, उसमें अवक्रमणीय प्रदूषक यानी कि निम्नीकरणीय प्रदूषक STA का स्टॉक है FT माइनस AT, और T तारांकन समय अवधि पर संचयी प्रदूषक STC का स्टॉक है सिग्मा FT। ये TI जो है प्रारंभिक तिथि है और T तारांकन अवधि तक क्या होगा, ये FT जो है जुड़ता चला जाएगा। FT जो है एक वर्ष में सकारात्मक प्रवाह है, यानी कि प्रदूषक का बढ़ता हुआ स्टॉक है, बढ़ती हुई मात्रा को दिखाता है FT। और जो AT है वो एक वर्ष में समेकित राशि को दिखाता है प्रदूषक की, यानी कि पर्यावरण जिस राशि को आत्मसात कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, AT उस मात्रा को दिखाता है। तो जो निम्नीकरणीय प्रदूषक है उसमें इस अवधि में यानी कि क्या होगा, FT माइनस AT की गिरावट आ जाएगी। लेकिन जो संचयी प्रदूषक होगा उसमें तारांकन अवधि के दौरान, T तारांकन अवधि के दौरान क्या होगा, कोई भी गिरावट नहीं आएगी, इसमें माइनस AT नहीं है, मतलब ये अपघटित नहीं होगा, ये दिखाता है। TI उत्सर्जन के लिए जो प्रदूषक का उत्सर्जन हो रहा है उसकी आरंभिक तिथि है, और सिग्मा का मतलब होता है मदों का योग करना। यहाँ पर मदों का योग जो है TI जो कि प्रारंभिक अवधि है, प्रारंभिक समय है, उससे T तारांकन तक की अवधि तक का ये योग है, यानी कि जो संचयी प्रदूषक है वो लगातार बढ़ता चला जाएगा, इसमें कोई भी कमी नहीं आएगी। प्रदूषण क्षति फलन, इसको हम रेखा चित्र में भी दिखा सकते हैं। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, A जो फलन है वो एक सीधी रेखा के रूप में है, ऊपर की ओर बढ़ता हुआ, यानी कि एक निश्चित दर पर बढ़ता हुआ फलन है। प्रदूषण अगर बढ़ता है तो पर्यावरणीय क्षति जो है वो एक निश्चित दर पर बढ़ती है। फलन A ये दिखाता है। फलन B जो है वो ये दिखाता है कि जैसे जैसे प्रदूषण का स्तर बढ़ता है, पर्यावरणीय जो गुणवत्ता है उसमें ह्रास की दर बढ़ती जाती है, यानी कि वो बढ़ती दर से बढ़ता है, यानी कि जो क्षति है गुणवत्ता में वो बढ़ती दर से होती है। और फलन C जो है वो ये दिखाता है कि P बिंदु तक, प्रदूषण के P बिंदु तक अपशिष्ट निपटान क्षमता की उच्चतम सीमा है। यहाँ तक पर्यावरण जो है इसको अवशोषित करता है और प्रदूषण का जो स्तर है वो बहुत ही कम रहता है। लेकिन इसके बाद जैसे जैसे इसकी मात्रा बढ़ती जाती है प्रदूषक की, तो पर्यावरणीय गुणवत्ता में जो क्षति है वो बहुत ही तीव्र गति से होती है। ये इस चीज़ को दिखाता है। ये जो अभी हमने व्याख्या की है ये व्याख्या है इस रेखा चित्र की। आगे बढ़ते हैं। आर्थिक विश्लेषण एवं आर्थिक नीति निर्माण में पर्यावरण का महत्व। अर्थशास्त्र में उत्पादन और उपभोग विश्लेषण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विचार किया जाता है और हरित उत्पादन और हरित उपभोग आधुनिक दुनिया की मांग हो गई है। यानी कि अब लोग जो हैं हरित यानी कि जैविक उत्पाद उपभोग करना चाहते हैं
उन्हीं का उत्पादन करना चाहते हैं, इसकी डिमांड बढ़ी है। अर्थशास्त्र में राजकोषीय नीतियों के उपकरणों की चर्चा पर्यावरणीय संदर्भ में की जाती है, यानी कि जब राजकोषीय नीति बनाई जाती है तो पर्यावरणीय संदर्भ में वो बनाई जाती है, पर्यावरण को ध्यान में रख करके बनाई जाती है। उत्पादन के 3 कारक होते हैं, प्राकृतिक कारक, भौतिक कारक और मानवीय कारक। इनमें जो प्राकृतिक कारक है वो सीधे सीधे पर्यावरण से जुड़े होते हैं, यानी कि पर्यावरण से हमें प्राप्त होते हैं सीधे तौर पर। सूक्ष्म और व्यापक अर्थशास्त्र, कृषि अर्थशास्त्र, औद्योगिक अर्थशास्त्र, सार्वजनिक वित्त, क्षेत्रीय आर्थिक नियोजन आदि में पर्यावरण संबंधी विचार बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कि सभी में पर्यावरण का ध्यान रखा जाता है, पर्यावरण के विषय में अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण नीति आर्थिक नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई है। जब कोई औद्योगिक नीति लागू की जाती है तो उसमें भी पर्यावरण का ध्यान रखा जाता है कि भाई पर्यावरण प्रदूषण ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है। पर्यावरण मंत्रालय इस पर्यावरण नीति को लागू करता है। इस मंत्रालय को सुपर मिनिस्ट्री कहा जाता है क्योंकि अन्य सभी मंत्रालयों को लगभग इस मंत्रालय पर निर्भर रहना पड़ता है। अब बात करते हैं आर्थिक वृद्धि और विकास का पर्यावरणीय वस्तुओं की मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि जो अर्थव्यवस्था है वो किस प्रकार से पर्यावरण को प्रभावित करती है। अब हम इस विषय में पढ़ेंगे। तो आर्थिक वृद्धि और विकास का पर्यावरणीय वस्तुओं की मांग पर प्रभाव। पर्यावरणीय संसाधनों के दुरुपयोग ने पर्यावरणीय गुणवत्ता के आपूर्ति मांग संबंध को विकृत करके पर्यावरणीय संसाधनों को आर्थिक वस्तुओं में परिवर्तित कर दिया है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो पर्यावरण की गुणवत्ता की मांग में तेज वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि स्वच्छ हवा, पानी और अन्य जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनकी आपूर्ति में गिरावट आई है। पर्यावरणीय संसाधनों की मांग में वृद्धि का श्रेय आर्थिक वृद्धि और विकास को दिया जाता है। आर्थिक विकास के प्रारंभिक चरण में लोग या जो मनुष्य हैं वो शायद ही कभी उस पर्यावरण की गुणवत्ता के बारे में चिंता करते हैं जिसमें वे रहते हैं। जब भोजन, वस्त्र और आवास की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है तब अन्य कम तात्कालिक आवश्यकताओं की ओर ध्यान दिया जाता है, जैसे पर्यावरण की गुणवत्ता का आनंद लेना और स्वस्थ व लंबे जीवन की उम्मीद। तो ये बाद में आवश्यकता महसूस होती है लोगों को इनकी। सबसे पहले भोजन, वस्त्र और आवास की मूलभूत आवश्यकताएं उनको ज़्यादा तीव्र लगती हैं, उनकी पूर्ति बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। जैसे ये पूर्तियाँ हो जाती हैं आवश्यकताओं की तब वो पर्यावरण की गुणवत्ता का आनंद, स्वस्थ और लंबे जीवन की उम्मीद जैसे अन्य कारकों की ओर, अन्य आवश्यकताओं की ओर ध्यान देता है। इस प्रकार पर्यावरणीय गुणवत्ता की जो मांग है वो अत्यधिक आय लोचदार है और पर्यावरणीय गुणवत्ता एक विलासितापूर्ण वस्तु है, क्योंकि जब आय बढ़ जाती है तब लोग पर्यावरण गुणवत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। तो एक तरह से ये विलासितापूर्ण वस्तु है। इसका मतलब है कि उच्च आय वाले परिवार बेहतर वातावरण के लिए अधिक भुगतान करने को तैयार होते हैं। आर्थिक वृद्धि व विकास का पर्यावरणीय वस्तुओं की आपूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको जानते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के भंडार के निरंतर दोहन तथा तेजी से बढ़ते प्रदूषण के रूप में मनुष्य की आर्थिक गतिविधियां प्राकृतिक पर्यावरण पर बहुत बुरा प्रभाव डालती हैं। आर्थिक वृद्धि और विकास तथा जनसंख्या वृद्धि के कारण पर्यावरणीय संसाधनों की उपलब्ध आपूर्ति कम हो गई है। परिणाम स्वरूप पर्यावरणीय गुणवत्ता के प्रावधान में अवसर लागत शामिल होती है। किसी भी समाज के लिए अधिक पर्यावरणीय गुणवत्ता प्राप्त करने की अवसर लागत कुछ अन्य मूल्यवान वस्तुओं का त्याग है, यानी कि अगर समाज ये चाहता है कि वो अच्छी पर्यावरणीय गुणवत्ता प्राप्त करे तो उसको क्या करना होगा, कुछ मूल्यवान वस्तुओं को त्यागना होगा, उसका उत्पादन बंद करना होगा उन वस्तुओं का, क्योंकि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनके उत्पादन से पर्यावरण की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ये यहाँ पर रेखा चित्र में आप इसको देख सकते हैं। ये जो पीपी है ये उत्पादन संभावना वक्र है जो पर्यावरणीय गुणवत्ता और अन्य वस्तुओं और सेवाओं के विभिन्न संयोजनों के बीच में संबंध को दिखाता है। ये बताता है कि जैसे जैसे अन्य वस्तुओं और सेवाओं के विभिन्न संयोजन बढ़ते जाएंगे, उनका उत्पादन बढ़ता जाएगा, तो पर्यावरणीय गुणवत्ता घटती जाएगी। अगर अन्य वस्तुओं और सेवाओं के जो संयोग हैं जिनका उत्पादन हो रहा है, मान लीजिए ON1 है, तो यहाँ पर पर्यावरणीय गुणवत्ता OM3 है, यानी कि C बिंदु पर। और अब मान लीजिए अगर अन्य वस्तुओं और सेवाओं
की मात्रा को बढ़ाया जाता है, इसको N1 से N2 किया जाता है, तो पर्यावरणीय गुणवत्ता में गिरावट आती है M2 M3 की, यानी कि M3 से ये M2 पर आ जाएगा। तो मतलब जीडीपी कह लीजिए, जीडीपी और पर्यावरणीय गुणवत्ता में विपरीत संबंध होता है। तो ये आपूर्ति को प्रभावित करता है, यानी कि जो आर्थिक वृद्धि और विकास है वो पर्यावरणीय वस्तुओं की आपूर्ति को प्रभावित करता है। अगर आर्थिक विकास और वृद्धि बढ़ेगी तो पर्यावरणीय वस्तुओं की आपूर्ति कम होगी। पर्यावरणीय गुणवत्ता के प्रावधान में अवसर लागत की उपस्थिति पर्यावरणीय समस्या को एक आर्थिक समस्या बनाती है। यह पर्यावरणीय संसाधनों के कुशल प्रबंधन के लिए आर्थिक तंत्र और पर्यावरणीय मुद्दों के एकीकरण पर जोर देती है। उत्पादन और वितरण के आर्थिक विश्लेषण में हमें विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के पारिस्थितिक प्रभाव पर भी विचार करना पड़ता है। जब हम उत्पादन और वितरण का आर्थिक विश्लेषण करते हैं तो उसमें हमें पारिस्थितिक प्रभाव पर ध्यान देना होता है, जो आर्थिक गतिविधियां पर्यावरण पर डालती हैं। पर्यावरण विश्लेषण में अर्थशास्त्र का महत्व। प्राकृतिक संसाधनों के अविवेकपूर्ण उपयोग और दुरुपयोग ने वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के संबंध में कई व्यवहारिक प्रश्न उठाए हैं। पर्यावरण अर्थशास्त्र इस प्रकार पर्यावरणीय संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न आवंटन समस्या से संबंधित है। मानव सुख को अधिकतम करने के लिए सीमित और दुर्लभ संसाधनों को कुशलतापूर्वक कैसे आवंटित किया जा सकता है। आर्थिक सिद्धांत अर्थात अर्थशास्त्र इस समस्या का हल खोजने का प्रयास करता है। पर्यावरण संसाधनों का उपयोग और आवंटन उनके आर्थिक लागत लाभ के संदर्भ में किया जाता है। मांग और आपूर्ति, लाभ और हानि, पर्यावरण संसाधनों का संतुलन, ये सभी का विश्लेषण अर्थशास्त्र के संबंध में किया जाता है, यानी कि आर्थिक दृष्टि से किया जाता है इन सब का विश्लेषण। कई पर्यावरण सिद्धांत हैं जो आर्थिक सिद्धांतों के एकीकरण के साथ विकसित हुए हैं। इनमें पर्यावरण संसाधन नियोजन, सतत विकास एवं पर्यावरण, इनपुट आउटपुट मॉडल, पर्यावरण लागत लाभ विश्लेषण, पर्यावरण नीति, पर्यावरण मूल्य निर्धारण, पर्यावरण बजट, पर्यावरण वित्तीय विश्लेषण आदि सिद्धांत जो हैं शामिल हैं, जिनमें आर्थिक सिद्धांतों का इस्तेमाल किया गया है। प्राकृतिक संसाधनों की कमी विकासशील देशों में महत्वपूर्ण समस्या है और अर्थशास्त्र पर्यावरणविदों को यह तय करने के लिए मार्गदर्शन कर सकता है कि कैसे सीमित प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में अधिकतम लाभ या न्यूनतम नुकसान प्राप्त होगा। अंत में अर्थशास्त्र और पर्यावरण की पारस्परिक निर्भरता। जैसे कि अब तक हम पढ़ चुके हैं, तो स्पष्ट है कि अर्थशास्त्र और पर्यावरण आपस में एक दूसरे पर निर्भर हैं। अर्थव्यवस्था और पर्यावरण दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि आर्थिक समस्याओं के पर्यावरणीय कारण होते हैं और पर्यावरणीय समस्याओं के आर्थिक कारण होते हैं। इसी प्रकार आर्थिक समस्याओं के लिए पर्यावरण समाधान है और पर्यावरण की समस्याओं के लिए अर्थशास्त्र में भी समाधान है, अर्थात जो है पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करता है। इसी प्रकार आर्थिक सिद्धांतों के लिए पर्यावरण सिद्धांतों की आवश्यकता होती है और पर्यावरण सिद्धांतों के लिए आर्थिक सिद्धांतों की आवश्यकता होती है। तो ये अर्थशास्त्र और पर्यावरण में अंतर संबंध था कि ये किस प्रकार से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ये हमने इस पार्ट में पढ़ा। अगले पार्ट में हम पर्यावरणीय कोऑर्डिनेट्स परिकल्पना के विषय में पढ़ेंगे और उसके बाद हम मटेरियल्स बैलेंस अप्रोच के विषय में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।